हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डाउटनेट लर्न एंड फन पर। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसके अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का एक लेक्चर आप लोगों के पास जा चुका है जहां पे हम लोगों ने मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस। की स्पर्मेटोजेनेसिस, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। किस तरीके से स्पर्म का फॉर्मेशन होगा वो इस लेक्चर के अंदर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। लेक्चर काफी अच्छा और डिटेल्ड होगा, ठीक है। एनसीईआरटी से लेवल थोड़ा ऊपर होगा। आप लोगों ने इस लेक्चर को मतलब यूट्यूब पे मतलब थोड़ा बहुत रेयरली देखने को मिला होगा। कुछ ही टीचर्स होंगे मेरे ख्याल से जो यूट्यूब पे इतना डिटेल में पढ़ाते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं आपको कोशिश करूंगा कि अच्छे तरीके से सारी चीजें बताऊं। नीट बेसिस पे लेक्चर होगा ये, तो नीट की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए काम का होगा। ओके, सबसे पहले यहां पे देखिए लिखा हुआ है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? गैमीटो वर्ड यानी लिया गया है किससे? गैमीट से, ठीक है। और जेनेसिस मतलब यानी कि फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है वो हम लोग यहां पे जानेंगे। और उसमें भी इस लेक्चर के अंदर स्पेसिफिकली आई विल फोकस ऑन स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है। अब गैमीट फॉर्मेशन के अंदर देयर आर सर्टेन हार्मोन्स रिक्वायर्ड, देयर आर विटामिन्स रिक्वायर्ड। तो उन जरा हार्मोन्स के बारे में और विटामिन्स के बारे में जान लेते हैं, फिर एक एक स्टेप करते करते आगे चलेंगे, ठीक है। अच्छा, सो बेसिकली कौन कौन से हार्मोन्स यहां पे हमारे इन्वॉल्व होते हैं? तो एक हार्मोन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ये जो हार्मोन होता है हमारा, इट इज रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस। कौन रिलीज करता है ये हार्मोन? हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। हाइपोथैलेमस, अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब हाइपोथैलेमस का जो ये हार्मोन है, इट एक्ट्स ऑन पिट्यूटरी। किसके ऊपर एक्ट करता है ये? पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है, पिट्यूटरी के ऊपर एक्ट करता है एंड दो हार्मोन्स को रिलीज करवाता है। अब बच्चों का सवाल होगा कि भैया एंटीरियर पिट्यूटरी या पोस्टीरियर पिट्यूटरी? अगर किसी बच्चे ने केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन वाला चैप्टर काफी अच्छे तरीके से पढ़ा है तो उसके अंदर उसके दिल में और दिमाग में सवाल नहीं आएगा। बट अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो मैं बता दूं कि ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है ये एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है और रिलीज करवाता है दो हार्मोन्स, एक FSH, ठीक है, और एक होता है हमारा LH। सो FSH जो होता है इसको हम कहते हैं बेसिकली हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और LH जो होता है उसको हम कहते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ल्यूटेन। मैं हमेशा ल्यूटेन की ना स्पेलिंग भूल जाता हूं लेकिन आज सही लिखूंगा, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन, ठीक है। सो ये दो हार्मोन्स हमारे रिलीज होते हैं बाय द इंपैक्ट ऑफ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और इसको हम आपको पता ही है शॉर्ट फॉर्म में GnRH कह देते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो आगे हो सकता है कि मैं आप लोगों के सामने इस हार्मोन को ऐसे ही लिखूं, ठीक है, पूरा ना लिखूं। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म्स मैंने मेंशन कर ही दिया है, FSH एंड LH, ठीक है। अच्छा, ये भी आप लोगों को सब बता देंगे। एक दो हार्मोन्स और होते हैं हमारे, इनहिबिन एंड ऑल, तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे जब हार्मोनल रेगुलेशन करेंगे तब करेंगे, ठीक है। लेकिन एक विटामिन है दैट इज विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, ठीक है। बल्कि विटामिन ई जो होता है इसको स्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टरलिटी विटामिन भी कहते हैं, या फर्टिलिटी विटामिन भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। फर्टिलिटी या स्टरलिटी विटामिन कह सकते हैं। अगर किसी इंसान के अंदर या अगर किसी ह्यूमन के अंदर, या मेल एंड फीमेल्स कह सकते हैं, किसी के अंदर भी ये विटामिन कम होगा तो गैमीट्स जो होंगे वो नहीं बनेंगे, एट दैट ह्यूमन विल बी स्टेराइल। तो फर्टाइल भी कह सकते हैं या स्टेराइल भी कह सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे कह सकते हैं। अच्छा, विटामिन ए के बारे में भी बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो बता देते हैं, बट एक और विटामिन होता है दैट इज विटामिन ए। विटामिन ई इज नेसेसरी, विटामिन ई नेसेसरी है। अगर ये नहीं होगा तो गैमीट फॉर्मेशन होगा ही नहीं, ठीक है। नो गैमीट फॉर्मेशन, मैं यहां पे मेंशन कर, नो गैमीट फॉर्मेशन, ठीक है।
विटामिन ए ठीक है, अगर ये नहीं होगा तो गैमेट फॉर्मेशन होगा, बट अगर ये होगा, ठीक है, तो हेल्दी गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, अगर ये प्रेजेंट होगा तो हेल्दी गैमेट्स बनते हैं। ठीक है जी। सो अगर विटामिन ए का ना भी याद रखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, विटामिन ई का याद रखोगे, दैट इज इनफ। सो ये हॉर्मोन्स एंड वो विटामिन का काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है किसके अंदर, गैमेटोजेनेसिस के अंदर। अब अगर हम गैमेटोजेनेसिस की बात करें तो मैं आपको 2 केस बताने वाला हूं यहाँ पे। इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, थोड़ा सा छोटा, बस ज्यादा नहीं। 2 केसेस कौन कौन से हम लोग पढ़ने वाले हैं या हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस टॉपिक के अंदर। एक हमारा होगा बेसिकली स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, एक होगा हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस और दूसरा होगा हमारा ओवोजेनेसिस। दूसरा कौन सा होगा हमारा, ओवोजेनेसिस। अब जाहिर सी बात है कि इस लेक्चर के अंदर आई टॉक अबाउट स्पर्मेटोजेनेसिस ओनली, मैं ओवोजेनेसिस के ऊपर फोकस नहीं करूंगा। ठीक है, आई विल कंसिडर स्पर्मेटोजेनेसिस ओनली। स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और मेल गैमेट, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, ठीक है, स्लैश मेल गैमेट। ओवोजेनेसिस हमारा किस तरीके से होता है, कैसे नहीं होता, कैसे क्या चीजें होती हैं, आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। अभी इस लेक्चर के लिए इतना काफी है। ठीक है, सो यहाँ पे अपने ने स्पर्मेटोजेनेसिस की इमेज लगा रखी है, यहाँ पे ओवोजेनेसिस की लगा रखी है। इसका डिफरेंस फर्दर जो हमारी क्लासेस आएंगी आगे उसके अंदर डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। चलो अब शुरू करते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस से। डेफिनेशन तुम लोगों को पता लग गया है कि फॉर्मेशन ऑफ या प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा कहां पे अकर करता है, सो ये अकर करता है सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स में। सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर आप लोगों को 2 तरीके के सेल्स देखने को मिलते हैं। कौन कौन से सेल्स देखने को मिलते हैं, एक होता है आप लोगों का सर्टोली सेल्स, ठीक है, और एक आप लोगों को देखने को मिलता है इंटरस्टिशियल सेल्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे बहुत सारे बच्चे, भैया वहां पे जर्मिनल सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। अब जर्मिनल सेल्स कौन से होते हैं, ठीक है, ये जर्मिनल सेल्स वो होते हैं हमारे जो बेसिकली अपने स्पर्मेटोगोनियम वगैरह, ठीक है, वो सारे सेल्स भी देखने को मिलते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि सारी शुरुआत जो है, सारी कहानियां जो हैं वो किस तरीके से शुरू होती है। हाँ, सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे सर्टोली सेल्स, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा क्या, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है, स्पर्मेटोगोनियम, ठीक बात है, स्पर्मेटोगोनियम। या आप कह सकते हैं जर्मिनल सेल है हमारा, जर्मिनल सेल जो हमारा बेसिकली स्पर्म बनाएगा, ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये दोनों सेल्स, दीज बोथ सेल्स आर प्रेजेंट इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। ठीक है, ये कहां प्रेजेंट होते हैं, दोनों के दोनों, दीज आर प्रेजेंट इनसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स, दोनों के दोनों। आउटसाइड सेमिनिफेरस टिब्यूल्स आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आउटसाइड या सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर जो गैप होता है जिसको हम इंटरस्टिशियल स्पेस भी कहते हैं, अभी मैं ड्रॉ कर दूंगा आगे, आई गेस मैंने इमेज लगा रखा होगा, देखो ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर का हिस्सा है। तो यहाँ पे स्पर्मेटोगोनियम दिख रहा है, ठीक है, और सर्टोली सेल्स, ये जो आपको येलो कलर के सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर सर्टोली सेल्स। ये जो बाहर का स्पेस आपको दिख रहा है, इसको जूम कर देते हैं थोड़ा सा, ये जो बाहर का स्पेस आप लोगों को, ये तो सेमिनिफेरस टिब्यूल्स का पार्ट है, ठीक है। ये सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के बाहर जो ये बाहर का स्पेस होगा, वहां पे भी हमारे कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं, एंड दैट पहली बात तो स्पेस को हम कहते हैं, एक मिनट, ठीक है, अरे यार मैंने गड़बड़ तो नहीं कर दी, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर गड़बड़ होगी, सही है, ठीक है। तो जो बाहर का स्पेस होता है उसको हम कहते हैं क्या, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल, उसको हम कहते हैं इंटरस्टिशियल से, इंटरस्टिशियल स्पेस। यहां पे हमारे प्रेजेंट होते हैं, यहां पे हमारे प्रेजेंट होते हैं लेडिक सेल्स, लेडिक सेल्स, या आप इसको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये आप लोगों को मेन 3 तरीके के सेल्स टेस्टिस में देखने को मिलेंगे। स्पर्मेटोगोनियम से पहले थोड़ी सी ना मैं उसकी हिस्ट्री में जाना चाहूंगा, आप लोगों को शायद ये कोई बताए ना, ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ी बहुत हिस्ट्री में लेके जाना चाहूंगा। एक होता है हमारा प्रीमोर्डियल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल, प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है, प्रीमोर्डियल का मतलब होता है बेसिकली शुरुआत या फर्स्ट। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं हमारे,
ये गोनैड्स में नहीं बनते हैं। समझना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स, असल में प्रीमोर्डियल यानी कि इट इज द फर्स्ट कह सकते हैं स्टेज ऑफ जर्म सेल। इसी जर्म सेल से स्पर्मेटोगोनिया बनता है या इसी जर्म सेल से हमारा ओगोनिया बनेगा। प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स जो होते हैं दे आर एक्स्ट्रा गोनाडिक इन ओरिजिन। एक्स्ट्रा गोनाडिक इन ओरिजिन, एक्स्ट्रा गोनाडिक से मतलब क्या है कि ये गोनैड्स में दे आर फॉर्म्ड, मैं सिंपल लिख देता हूं कि दे आर फॉर्म्ड आउटसाइड गोनैड्स, फॉर्म्ड आउटसाइड गोनैड्स, गोनैड्स के बाहर बनते हैं। अब गोनैड्स के बाहर से क्या मतलब है, एम्ब्रियोनल स्टेज में गो एंड्स लिख दिया मैंने, गोनैड्स, ठीक है। अब कहने का क्या मतलब है, देखो जब एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा होता है या जब फीटल डेवलपमेंट हो रहा होता है तो असल में ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स होता है ना स्टेम सेल से बनते हैं, ठीक है। तो प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स बनने के बाद, स्टेम सेल से बनने के बाद दे एंटर इन गोनैड्स, ये बाहर बनते हैं फिर गोनैड्स में एंटर करते हैं एंड फिर उसके बाद गोनैड्स में रहते हैं तो वहां पे स्पर्मेटोगोनियम है वो बनाते हैं और फीमेल के केस में ओगोनियम बनाते हैं। बट अगर मैं एक शुरुआत की बात करूं, एक मैं हिस्ट्री की बात करूं इनकी, तो जो ये स्पर्मेटोगोनियम असल में हमारा बन रहा है इसका ओरिजिन जो है या ये जो प्रीमोर्डियल जर्म सेल से बना है, ये प्रीमोर्डियल जर्म सेल जो है गोनैड्स के अंदर आए हैं। बने कहां थे, गोनैड्स के बाहर बने थे, ठीक है। ये मेरे को नहीं पता कि मैंने क्यों बताया, बट ये मेरे को काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट लगता है एक, कि प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स असल में दे आर नॉट फॉर्म्ड इनसाइड हमारे टेस्टिस और ओवरीज, दे आर फॉर्म आउटसाइड टेस्टिस एंड ओवरीज, बट वहां से फिर वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में टेस्टिस में आए, ओवरीज में आए, उसके बाद दे स्टार्ट फॉर्मिंग गोनैड्स, स्टार्ट फॉर्मिंग स्पर्मेटोगोनिया एंड ऑल, ठीक है। तो अब हमारे पास ये तीन सेल्स है मेन, सर्टोली, स्पर्मेटोगोनियम एंड लेडिक सेल्स। अब शुरुआत किस तरीके से होती है इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे सर्टोली सेल्स से। सर्टोली सेल्स जो होते हैं उसके कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं, कुछ चीजें होती हैं जो वो मतलब परफॉर्म करता है, ठीक है। एक तो क्या है कि सर्टोली सेल्स बनाते हैं ब्लड टेस्टिस बैरियर। नाउ व्हाट इज दिस ब्लड टेस्टिस बैरियर, एक एक करके सर्टोली सेल्स के बारे में आराम से सुकून से पढ़ेंगे, मेरे को जल्दबाजी है नहीं, मेरे को सारी चीजें बतानी है, ठीक है। सो सर्टोली सेल्स का फर्स्ट फंक्शन जो है दैट इज इट फॉर्म्स ब्लड टेस्टिस बैरियर। अब ये ब्लड टेस्टिस बैरियर क्या है, ये जो बैरियर होता है ये ब्लड को सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आने से रोकता है, ठीक है। इट इज बेसिकली ब्लड, आप इसको ब्लड बैरियर भी कह सकते हैं। किसके बीच में प्रेजेंट होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, ठीक है। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स एंड ब्लड वेसल्स के बीच में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स और ब्लड वेसल्स के बीच में होता है। कौन बनाता है, सर्टोली सेल्स बनाते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में होता है। तो ये क्या करता है, कोई भी ब्लड सेल जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में एंटर ना करे, ये बैरियर उसका ध्यान रखता है, इन दोनों के बीच में ये बैरियर प्रेजेंट होता है। सो अगर आप यहां पे देखेंगे, इस इमेज को मैं थोड़ा सा जूम कर दूं, ठीक है। सो यहां पे आप लोगों को क्या दिख रहे हैं, ये जो पिंक कलर के आप लोगों को सेल्स दिख रहे हैं, दीज आर सर्टोली सेल्स। ऐसे सर्टोली सेल्स हमारे लाइन से पड़े रहते हैं एंड यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे हमारी ब्लड वेसल है, यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। तो इस तरफ सर्टोली सेल्स में ना होते हैं टाइट जंक्शन, सर्टोली सेल्स में क्या होते हैं, जंक्शंस, और वो भी कौन से, टाइट जंक्शंस। तो यहां पे ऐसे यहां पे ऐसे ये जंक्शंस बने होते हैं और वो जंक्शंस ब्लड को आने नहीं देते, कहां पे, हमारे सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। तो सिंपल सी बात और आसान भाषा में अगर मैं बोलूं तो हमारे सर्टोली सेल्स जो होते हैं ये फॉर्म करते हैं क्या, एक ब्लड टेस्टिस बैरियर, या आप कह सकते हैं एक बैरियर क्रिएट करते हैं, किसके बीच में, ब्लड वेसल्स के बीच में और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में। तो ये क्या करते हैं, ये ब्लड की एंट्री, या कह सकते हो ब्लड को किसके अंदर, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में आने नहीं देते हैं। ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों का सवाल होगा कि भैया ऐसा क्यों है, मतलब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में ब्लड क्यों नहीं आ सकता, या अगर आएगा तो क्या दिक्कत होगी, ठीक है, ये सवाल होगा। तो इसका छोटा सा और माइन्यूट सा हल्का सा एक्सप्लेनेशन दे देता हूं मैं आप लोगों को, ठीक है, कि जब स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा होता है, यानी कि आगे मैं आपको दिखाऊंगा, यहां पे अगर आप देखोगे, ठीक है, वो चार्ट मैंने लगाया है,
नहीं लगाया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैंने कोशिश करी है कि मोस्टली चीज़ें मैं खुद ही बता दूं, बट कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है प्रीमोर्डियल जर्म सेल, स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से जब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा या सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, तो मियोसिस की कुछ डिविजन्स से वो ऐसे पास होता है, या कह सकते हो कि ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एक ऐसी स्टेज आती है, कुछ ऐसी स्टेज आती है जहाँ पे ना हमारा जो सेल होता है, या कह सकते हो स्पर्म जिससे बन रहा होता है वो सेल जो है, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है, इट डजंट रिजेंबल सेल ऑफ बॉडी, ठीक है। वो बॉडी के सेल्स की तरह रिजेंबल नहीं करता है, कह सकते हो वो नॉन सेल्फ सेल की तरह रिजेंबल करता है। एंड हमारे इम्यून सिस्टम की सिंपल सी प्रॉपर्टी ये है कि हमारे इम्यून सिस्टम को अगर ऐसा फील होगा कि कोई भी सेल बाहर का है तो उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। तो अगर ब्लड सेल्स हमारे कांटेक्ट में आए किसके, स्पर्मेटोगोनियम के, तो नहीं, स्पर्मेटोगोनियम में तो कुछ नहीं होता, लेकिन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के कांटेक्ट में आए या सेकेंडरी के कांटेक्ट में आए तो हो सकता है उसको डिस्ट्रॉय कर दे। दूसरा एक और रीजन ये माना जाता है कि जो सर्टोली सेल्स होते हैं ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर एक अलग इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। वहाँ पे हार्मोन की कंसंट्रेशन वगैरह जो है अलग तरीके से मेंटेन करके रखते हैं। सो अगर ब्लड इसके अंदर आएगा सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर तो शायद वो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। एंड अल्टीमेटली क्या कहते हैं, ऐसा इन्वायरमेंट मेंटेन करके रखते हैं जहाँ पे मैच्योरेशन हो किसका, स्पर्म का। तो अगर ब्लड अंदर आएगा तो वो सारी चीज़ें अचीव नहीं हो पाएंगी। बट जो प्राइमरीली रीज़न वो ये है कि जो इम्यून सेल्स होते हैं हमारे, जैसे कि मतलब मैक्रोफेजेस हो गए या WBCs हो गए, वो स्पर्मेटोसाइट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, क्योंकि स्पर्मेटोसाइट कभी कभी नॉन सेल्फ सेल्स की तरह एक्ट करता है। तो उससे बचाने के लिए एक ब्लड टेस्टिस बैरियर बनाना जरूरी था। ये हो गया पहला फंक्शन किसका, सर्टोली सेल्स का। एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, कहीं और क्या कहते हैं देखोगे तो शायद आप लोगों को ये कोई नहीं बताएगा। दूसरा फंक्शन जो है, ये सिक्रीट करते हैं सर्टोली सेल्स मिलेरियन हार्मोन, ठीक है। यहाँ पे मेंशन करता हूं मैं, इस इमेज को थोड़ा छोटा कर देता हूं, उसका कुछ खास काम है नहीं, सारी चीजें मेरे को ही बतानी है, ठीक है। तो सर्टोली सेल्स की अगर मैं बात करूं तो सर्टोली सेल्स का दूसरा फंक्शन जो है दैट इज मिलेरियन हार्मोन। मुलेरियन हार्मोन जो होता है ये क्या करता है, ये इनहिबिट करता है किसको, मुलेरियन डक्ट जो है असल में ये फीमेल के अंदर, या ये जो डक्ट होता है फीमेल के अंदर पूरा का पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम बनाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये फॉर्म करता है। तो मेल के अंदर ये डक्ट ना बने उसको कौन इनहिबिट करता है, सर्टोली सेल्स का मुलेरियन हार्मोन जो है इसको इनहिबिट करता है, दूसरा फंक्शन। तीसरा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। देखो एंड्रोजन आप लोगों के जो हार्मोन्स हैं, ठीक है, दैट इज टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो हो गया, वो हमारे एंड्रोजन्स कहलाते हैं। तो जो ये सर्टोली सेल्स है ये रिलीज करता है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स। एंड ये सर्टोली सेल्स किसके इफेक्ट में काम कर रहा है आपको मैं बता दूं तो ये इफेक्ट में काम करता है किसके, FSH के, ठीक है। तो जैसे FSH इसके ऊपर एक्ट करता है तो ये अपना काम करना चालू कर देता है, ये सिक्रीट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ FSH या फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। सो ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो है सिक्रीट करता है। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करती हैं जरा मैं आपको बताता हूं। FSH ने सर्टोली सेल्स से एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स करवाई रिलीज, साथ ही साथ अब बगल में हमारा साइमल्टेनियसली LH भी काम कर रहा है। LH हमारे लेडिक सेल्स को बोलता है कि भैया देखिए टाइम हो गया है, स्पर्मेटोजेनेसिस करवाना है, तो आप टेस्टोस्टेरोन जो है रिलीज कर दीजिए। लेडिक सेल्स हमारे टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं। ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स क्या करते हैं, उन टेस्टोस्टेरोन को पकड़ करके या इन टेस्टोस्टेरोन को पकड़ करके कह सकते हैं टेस्टिस के अंदर ही एक्यूमुलेट करते हैं, और टेस्टिस के अंदर, ठीक है, टेस्टिस के अंदर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सबसे ज्यादा टेस्टोस्टेरोन जो है आप लोगों के टेस्टिस में ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। द रीजन इज कि सर्टोली सेल्स वहां पे रिलीज करते हैं एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स, एंड दोस एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन्स जो होते हैं वो वहां पे टेस्टोस्टेरोन को होल्ड करके रखते हैं। एक बारी कंसंट्रेशन अचीव हो गया टेस्टोस्टेरोन का, सो अब हमारा स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो शुरू हो जाएगा। अब स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होगा
तो किस तरीके से कहानी होगी, किस तरीके से नहीं होगी, उसको जरा समझते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, है ना। टेस्टोस्टेरोन का हम लोगों ने कंसंट्रेशन बढ़ा दिया है, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सबसे पहले यहाँ पे अब आएगा कौन, स्पर्मेटोगोनियम। कौन आएगा, स्पर्मेटोगोनियम। हम लोगों ने बात कर ली है किसकी, गोनिया लिख दो, गोनियम लिख दो, इट इज फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। स्पर्मेटोगोनिया हम लोगों ने बात कर ली है सर्टोली सेल्स की। क्या फंक्शन है आप लोगों को, 3 फंक्शन मैंने बता दिया। हम लोगों ने लेडिक सेल्स की बात कर ली है, क्या कर रहा है, टेस्टोस्टेरोन सिक्रीट कर रहा है। टेस्टोस्टेरोन का कंसंट्रेशन जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंच जाता है या इंक्रीज कर जाता है टेस्टिस के अंदर, तो अपना स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू हो जाता है, या आप ये भी कह सकते हैं स्पर्मेटोगोनियम जो है डिफरेंशिएट करना शुरू कर जाते हैं। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनियम जब डिफरेंशिएट करता है तो 2 तरीके के कह सकते हैं सेल्स बनाता है। एक बनाता है टाइप ए और एक बनाता है टाइप बी। ठीक है, अब स्पर्मेटोगोनियम जो है हमारा ये डिफरेंशिएट करेगा, थोड़ा सा मैच्योर होगा, एंड इट विल फॉर्म 2 टाइप्स ऑफ स्पर्मेटोगोनिया। एक ये बनाता है कौन सा, टाइप ए, ठीक है, एंड दूसरा बनाएगा ये कौन सा, टाइप बी। 2 तरीके के यहां पे स्पर्मेटोगोनियस आप लोगों को देखने को मिलेंगे। अब इनमें से कौन सा आगे डिवाइड करेगा या क्या आगे चीजें होंगी वो हम देखते हैं। ओके, चलो। अच्छा, एक और चीज मैं आप लोगों के सामने पहले मेंशन कर दूं, स्पर्मेटोगोनिया है, ठीक है, तो इसके अंदर 44 तो अपने नॉर्मल ऑटोसोम्स होंगे, और X और Y यहां पे हम लोगों को क्या देखने को मिलेंगे, सेक्स क्रोमोसोम्स देखने को मिलेगा, क्योंकि मेल गैमेट है। यहां पे भी टाइप ए के अंदर भी 44 प्लस में XY, और टाइप बी के अंदर भी 44 प्लस में XY। ये मेंशन करना जरूरी है, क्योंकि आप लोगों को फिर स्टार्टिंग से पता रहेगा कि कहानी चल कैसे रही है। अब देखो होता क्या है कि स्पर्मेटोगोनिया ने थोड़ा सा मतलब डिफरेंशिएट करा, 2 तरीके के सेल्स बनाए, टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया और टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया। टाइप बी स्पर्मेटोगोनिया जो है हमारा, ये ग्रो करता है, ठीक है, और डिफरेंशिएट करता है, ग्रो करता है या मैच्योर करता है, एंड इट फॉर्म्स क्या, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये क्या बनाता है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्योंकि इससे बना है, ऐसा कुछ डिवीजन वगैरह तो खास हुआ नहीं है, तो इसके अंदर भी कितना होगा, यहीं पे मेंशन करता हूं मैं, 44 प्लस में X और Y। ठीक है, ये होगा। टाइप ए स्पर्मेटोगोनिया जो है, इसका क्या होता है वो भी बता दूं मैं आप लोगों को। ये फर्दर अब फिर से क्या करेगा, डिवाइड करेगा, फिर से क्या बनाएगा, टाइप ए, ठीक है, और टाइप बी। टाइप बी जो है हमारा, वो फिर से क्या करेगा, टाइप बी फिर से हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाएगा, ठीक है, और ये अपना फिर से डिवाइड करेगा, टाइप बी, टाइप ए, ऐसी कहानी चलती रहती है। अब प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर बाबूजी होता है फर्स्ट मियोटिक डिवीजन, यहां पे होगा मियोसिस 1। मियोसिस एक रिडक्शनल डिवीजन है। तो अब आप लोगों को पता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से क्या बनेंगे हमारे, ठीक है, मतलब जो सेल्स बनते हैं उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहां पे मतलब मैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ड्रॉ कर देता हूं, 44 की जगह अब यहां पे क्या हो जाएगा, 22 प्लस में X, ठीक है, एंड 22 प्लस में Y। तो यहां पे सेग्रीगेशन हो गया है। जो मियोसिस 1 होता है, रिडक्शनल डिवीजन है, तो हमें जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स मिलेंगे, ठीक है, वो कैसे मिलेंगे, 2 तरीके के मिलेंगे। एक के अंदर X क्रोमोसोम होगा और एक के अंदर Y क्रोमोसोम हम लोगों को देखने को मिलेगा, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। ठीक है जी, ये यहां पे कहानी होती है कंप्लीट। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से आगे क्या होता है क्या नहीं होता उसको जरा समझते हैं। यहां पे हमारे क्या है, 22 प्लस में X, ठीक है, 22 प्लस में Y, ये हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं। अब इसके अंदर क्या होगा, अब इसके अंदर होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 हम लोगों को ये बात भी पता है कि वो सेम है किसकी तरह, माइटोसिस की तरह। तो यहां पे हम लोगों को 4 सेल्स मिलेंगे, ठीक है, सेम ही मिलेंगे, 22 प्लस एक्स, 22 प्लस एक्स, यहां पे हम लोगों को मिलेंगे 22 प्लस वाई, एंड यहां पे भी हम लोगों को क्या मिलेगा, 22 प्लस वाई। ओके जी, ठीक है जी। अब हम लोगों को यहाँ पे 4 सेल्स मिल चुके हैं, इन सेल्स को हम कहते हैं स्पर्मेटिड्स।
इन सेल्स को हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटिड्स। ये जो स्पर्मेटिड्स हैं ये अब करते हैं मैच्योर, ठीक है। और यही मैच्योर करके क्या बनाते हैं, यही मैच्योर करके, 1 मिनट रुक जाइए, 1 सेकेंड, बस 1 सेकेंड, यही मैच्योर करके बनाते हैं। ये थोड़ा रॉकेट की तरह लग रहा है बट ऐसा है नहीं, ठीक है। यही मैच्योर करके क्या बनाते हैं, स्पर्म बनाते हैं, ठीक है जी। तो इसी से क्या बनता है, स्पर्म बनता है। तो हमारा क्या है, स्पर्मेटोजोआ है, स्पर्मेटोजोआ, ठीक है जी, स्पर्मेटोजोआ है। अच्छा, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ बनने तक का जो प्रोसेस होता है इसको हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या कहते हैं इसको, स्पर्मियोजेनेसिस। स्पर्मियोजेनेसिस, ये क्या कहलाता है, स्पर्मियोजेनेसिस, ओके। अच्छा, अभी क्या होता है ना कि जब हमारे स्पर्मेटोजोआ बनते हैं, ठीक है, तो जब इमेच्योर होते हैं, छोटे होते हैं, तो उनका जो हेड होता है ना, वो अपने हेड को सर्टोली सेल्स में एम्बेड करके रखते हैं, ठीक है। सर्टोली सेल्स इनको न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करता है। तो इनका जो हेड होता है किसका, स्पर्मेटोजोआ का, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ का जो हेड होता है वो एम्बेडेड होता है किसमें, एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में, ठीक है। किसमें, सर्टोली सेल्स में। तो सर्टोली सेल्स से उनको क्या मिलता है, नरिशमेंट मिलता है, ठीक है, न्यूट्रिशन वगैरह थोड़ा मिलता रहता है। लेकिन सिंपल सी बात है, सर्टोली सेल्स किसमें, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स में है। एक ना एक पॉइंट बाद हमारे जो स्पर्मेटोजोआ हैं इनको टेस्टिस से बाहर निकलना पड़ेगा किसी भी हालत में, ठीक है। सो जब हमारे स्पर्मेटोजोआ कहाँ से, जब टेस्टिस से बाहर आते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हैं सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से रिलीज होकर के, जब ये रिलीज होते हैं फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पर्मिएशन, उस कंडीशन को हम कहते हैं स्पर्मिएशन। जब हमारे स्पर्म्स का हेड जो होता है वो सर्टोली सेल्स से रिलीज होता है एंड स्पर्म्स वहां से निकल करके, टेस्टिस से निकल करके आ जाते हैं कहाँ पे, एपिडिडाइमिस में, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, स्पर्मिएशन कहते हैं। मैंने आपको सारे के सारे पॉइंट्स बता दिए हैं, कुछ एक ऐसा पॉइंट नहीं है जो यहाँ पे मिस्ड है, ठीक है। हर एक चीज यहाँ पे हमारी अच्छे तरीके से क्लियर है। आप लोगों को नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने दिख रहे हैं, कितने नहीं दिख रहे हैं, वो भी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे पता लग रही हैं, ठीक है जी। आगे बढ़े, एक स्टेप और आगे बढ़े, ठीक, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा मेरे को दिखाना है हार्मोनल रेगुलेशन। अच्छा, टेस्टोस्टेरोन का फंक्शन वगैरह जो है वो मेरे को आई गेस बताने की जरूरत नहीं है। टेस्टोस्टेरोन का क्या फंक्शन होता है, एक तो स्पर्मेटोजेनेसिस में हेल्प करता है, दूसरा टेस्टोस्टेरोन जो होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को मेंटेन करता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आई गेस आप लोगों को पता है, दिस इज नथिंग न्यू, जिसके ऊपर आई गेस मेरे को थोड़ा सा स्पेसिफिकली फोकस करना है, सबको आई गेस पता है, ओके। नाउ इट्स अबाउट दी हार्मोनल रेगुलेशन, किस तरीके से स्पर्मेटोजेनेसिस का हार्मोनल रेगुलेशन होता है वो हम देखने वाले हैं। अच्छा, एक बार यहाँ पे भी आप लोगों को बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो। सबसे पहले हाइपोथैलेमस ने रिलीज करा है क्या, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करा, इसने रिलीज करा FSH, और इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कह लो या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कह लीजिए, बात एक ही है। FSH सर्टोली सेल्स पे गए, इन्होंने रिलीज करा क्या, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या करता है, कंसंट्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बढ़ाता है और इस वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस हमारा इनिशिएट हो जाता है। लेडिक सेल्स इंक्रीज करते हैं क्या, रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन, जो कि बेसिकली रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स के अंदर रहता है, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस को करवाता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स को डेवलप करवाता है। जब एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है या एक्सेस ऑफ टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इंक्रीज कर जाते हैं तो एक नेगेटिव फीडबैक जाता है किसके पास, लेडिक सेल्स से किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास, कि अब आप LH को सीक्रेट मत करिए। एंड जब एक्सेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है तो सर्टोली सेल्स रिलीज करते हैं एक हार्मोन दैट इज इनहिबिन। ये हार्मोन भेजता है सिग्नल किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास और हाइपोथैलेमस के पास, ठीक है। एक नेगेटिव फीडबैक भेजता है कि बस स्पर्मेटोजेनेसिस हो गया है,
अब आपको एफएसएच या जीएनआरएच रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है। इसका मेजर इफेक्ट जो है वो देखने को मिलता है किसके ऊपर, एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर, क्योंकि ये चाहता है जल्द से कम एफएसएच तो बंद हो, तो पिट्यूटरी जो है एफएसएच को रिलीज करना बंद कर देता है। एंड दैट्स हाउ द प्रोसेस गोज ऑन एंड ऑन। जब जरूरत होती है स्पर्मेटोजेनेसिस करवाने की तो फिर से जीएनआरएच हमारा रिलीज होता है, जब हो जाता है तो फिर से बंद कर देते हैं। तो ये साइकिल जो है अपनी इस तरीके से चलती ही रहती है, और जो भी सारी चीजें होती हैं अपना मतलब प्रोसेस जो है अपना वो होता रहता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ, और स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में मैं आप लोगों से डिस्कशन करता हूं। चलो, ओके, सो स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करें अगर हम यहाँ पे, तो हम लोगों को इसके अंदर 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। दैट इज, एक तो हमारा हो गया हेड, ठीक है, सेकंड हो गया हमारा मिडल पीस, और थर्ड हमारा है PIE और टेल। अच्छा, कुछ बुक्स में एक और पोर्शन इंक्लूडेड है, दैट इज नेक, तो उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता दूंगा, क्योंकि नेक का भी एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, वो क्या है क्या नहीं है उसके बारे में भी जरा डिस्कशन कर लेंगे। चलो, अब ध्यान से देखना है अच्छे तरीके से। ये जो हेड वाला पोर्शन आप लोगों को दिख रहा है, इसके टिप पे आप लोगों को एक स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एक्रोसोम। इसको हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम का दूसरा नाम आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है ग्लिया कैपिटिस, तो ग्लिया कैपिटिस भी इसको कह सकते हैं। इसके अंदर होती हैं स्पर्म, ये कह सकते हो लाइटिक एंजाइम्स। इसके अंदर यहाँ पे आपको देखने को मिलती हैं क्या, लाइटिक एंजाइम्स। इसको छोटा करके लिखें क्योंकि फिर बाद में ये बड़ा हो जाएगा। मेरे को लग रहा था कि इमेज जूम होगी या पूरी स्लाइड ही जूम होगी, इतना ठीक है। तो इसके अंदर होती है लाइटिक एंजाइम्स। ये लाइटिक एंजाइम्स जो है ये एग की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करती हैं, क्योंकि एग के आसपास मेम्ब्रेन होती हैं, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पेरिसोइडा होता है, सो उसको ब्रेक करके स्पर्म की एंट्री अंदर करवाते हैं। एक्रोसोम का बस इतना सा काम है। एक्रोसोम कहाँ पे प्रेजेंट है, हेड के टिप पे प्रेजेंट है। सिर्फ इतना सा ही काम है कि ये एंट्री करवाता है किसकी, स्पर्म की एग के अंदर। ठीक है, सो ये क्या करवा रहा है, एंट्री करवा रहा है स्पर्म की किसमें, एग के अंदर। अच्छा, हेड का ये जो आप मेजर पोर्शन देख रहे हैं, दिस पोर्शन इज पार्ट ऑफ हेड। यहां पे लिखा हुआ है न्यूक्लियस, यहां पे प्रेजेंट होता है फादर का DNA, और वी कैन से फादर का जेनेटिक मटेरियल। यहां पे हमारा प्रेजेंट होता है फादर का जेनेटिक मटेरियल। ठीक है जी, इस वाले पोर्शन में। तो अब सवाल ये उठता है कि भैया जब फादर का सारा जेनेटिक मटेरियल यहां पे प्रेजेंट है, सो स्पर्म के बाकी पोर्शन की तो जरूरत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब DNA यहां पे है और इतने पोर्शन, अगर ये वाला पोर्शन फ्यूज करेगा एग के साथ तो काम बन जाएगा, क्योंकि मेन फ्यूजन किसका करवाना है, फादर के DNA का और मदर के DNA का करवाना है। तो इतने पोर्शन का अगर हम लेंगे तो काम बन जाएगा। सो बाकी पोर्शन का क्या काम है क्या नहीं है वो एक बार जरा डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप हेड से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहां पे आप लोगों को ये जो छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, दिस पोर्शन इज कॉल्ड नेक। नेक में आप लोगों को 2 सेंट्रियोल्स देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और दूसरा होता है हमारा डिस्टल सेंट्रियोल। सेंट्रियोल आप लोगों ने क्लास 11th सेल साइकिल या सेल द यूनिट ऑफ लाइफ वाले चैप्टर में पढ़ा था। सेंट्रियोल जो थे हमारे, ठीक है, 9 माइक्रोट्यूब्यूल से बनते थे, है ना, थोड़े सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स थे, ऐसे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स थे हमारे जो स्पिंडल फाइबर वगैरह बनाने में हेल्प करते थे। सो दीज वर सेंट्रियोल्स। सो उसी तरीके से यहाँ पे सेंट्रियोल प्रेजेंट है। प्रोक्सिमल सेंट्रियोल की बात करूं तो ये बेसिकली किसके साथ, हेड के साथ अंदर जाता है, और ये फर्दर डिवीजन में, ठीक है, जाइगोट की डिवीजन वगैरह में ये हेल्प करता है। अगर मैं बात करूं डिस्टल सेंट्रियोल की, तो डिस्टल सेंट्रियोल से एक लंबा सा पतला सा फिलामेंट निकलता है, उससे माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलती हैं, ठीक है, उससे लंबी सी माइक्रोट्यूब्यूल निकलती है जिसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट जो है हमारा टेल रीजन में जाता है और टेल को प्रोवाइड करता है सपोर्ट, पूरा का पूरा मिडल पीस से होता हुआ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो एक्सियल फिलामेंट पूरा का पूरा ये मिडल पीस से होता हुआ टेल फिलामेंट में जाता है। यहाँ पे भी आप लोगों को दिख जाएगा, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये पोर्शन अंदर की तरफ, ठीक है, दिस इज हमारा एक्सियल फिलामेंट। ये एक्सियल फिलामेंट जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है आप लोगों को मिडल पीस वाले रीजन में एंड टेल वाले रीजन में, इट इज मेड अप ऑफ या इट इज मेड फ्रॉम, किससे बनता है, हमारे डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। किससे बनता है, डिस्टल सेंट्रियोल से बनता है। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है तो उसको आप लोगों को
याद रखना पड़ेगा। हेड वाला पोर्शन हो गया, हेड में क्या प्रेजेंट है, एक्रोसोम टिप पे और जेनेटिक मटेरियल। नेक वाले रीजन में क्या प्रेजेंट है, 2 सेंट्रियोल, एक है हमारा डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है, और एक है प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जाइगोट की डिवीजन में हेल्प करता है, डिस्टल सेंट्रियोल क्या बना रहा है, माइक्रोट्यूब्यूल्स बना रहा है बहुत सारी, इसको हम कहते हैं एक्सियल फिलामेंट। वो हमारा मिडल पीस से पास होता हुआ पूरा टेल वाले रीजन में जाता है और टेल को एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक स्केलेटल सिस्टम बनाता है टेल का। ओके, अच्छा, अगर हम आते हैं मिडल पीस वाले रीजन में, तो मिडल पीस वाले रीजन में इस डायग्राम में तो अच्छे तरीके से नहीं दिखेगा आपको, लेकिन पहले वाले डायग्राम में आप लोगों को दिख जाएगा। मिडल पीस वाले रीजन में प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रियास, ठीक है, यहां पे माइटोकॉन्ड्रियास प्रेजेंट होते हैं बहुत सारे, और ये देखो लिखा हुआ है माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं यहाँ पे स्पाइरल फॉर्म में या स्पाइरल शीथ में अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। और आसान भाषा में बोलूं तो यहाँ पे मिडल पीस में माइटोकॉन्ड्रियास जो होते हैं ये स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं, स्पाइरली अरेंज्ड होते हैं। अब स्पाइरली अरेंज्ड होने का एक रीजन होता है, देखो हर एक चीज का रीजन है, अगर आप चीजों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हर एक चीज में एक लॉजिक देखेगा। बीच में से एक्सियल फिलामेंट पास हो रहा है, तो एक्सियल फिलामेंट में डिस्टरबेंस ना आए, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पाइरल शीथ की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं, स्पाइरली अरेंज होते हैं, या आप कह सकते हैं स्पाइरल शीथ की फॉर्म में अरेंज्ड है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की शीथ को हम क्या कहते हैं, नीबन कण बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नीबन कण शीथ बोलते हैं। सो ये भी हो सकता है आप लोगों को कोई ना बताए, बट ठीक है, इसको हम लोग नीबन कण शीथ बोलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया और वी कैन से मिडल पीस इज द सोर्स ऑफ एनर्जी, और वी कैन से माइटोकॉन्ड्रिया है तो एटीपी बनाएगा। दिस एटीपी विल बी यूटिलाइज्ड बाय टेल, ठीक है, इसको टेल यूटिलाइज करेगा, और टेल जो होगा फिर वो क्या करेगा, रोटेट करेगा या एज अ प्रोपेलर की तरह काम करेगा, और स्पर्म को स्विम करने में हेल्प करेगा, और स्पर्म को पहुंचाएगा कहां पे, एग के पास। तो हम लोगों ने 4 बेसिक पार्ट्स पढ़ लिए हैं, एक हेड, एक नेक, एक मिडल पीस और एक टेल। हेड की बात करें तो उसके टिप के ऊपर प्रेजेंट होता है एक्रोसोम, जिसके अंदर लाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट है जो कि एग की मेम्ब्रेन को डिस्ट्रॉय करेंगे। हेड के मेजर पोर्शन में फादर का डीएनए प्रेजेंट होता है। नेक वाले पोर्शन में आप लोगों को 2 सेंट्रियोल देखने को मिलेंगे, एक प्रॉक्सिमल, एक नीचे डिस्टल, ठीक है। प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो होता है ये हेल्प करता है किसमें, जाइगोट के डिवीजन्स में, जब पूरा फ्यूजन हो जाता है उसके बाद जाइगोट के डिवीजन में प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प करता है। डिस्टल सेंट्रियोल बनाता है एक्सियल फिलामेंट। एक्सियल फिलामेंट यानी कि एक माइक्रोट्यूब्यूल का स्केलेटन जो मिडल पीस से होता हुआ पूरा का पूरा टेल वाले रीजन में जाता है, ये जो ऑरेंज कलर का आप लोगों को दिख रहा है, ठीक है। अगर ये नहीं होगा तो टेल के अंदर मतलब कुछ स्केलेटल सिस्टम है नहीं, टेल अगर रोटेट भी करेगी तो उसको कोई बेनिफिट होगा नहीं, फोर्स एक्सर्ट नहीं कर पाएगा उतना, तो एक तरीके का स्केलेटन बनाता है किसका, टेल का। अब क्योंकि मिडल पीस से पास हो रहा है हमारा एक्सियल फिलामेंट, तो उसके अराउंड स्पाइरली यहाँ पे कॉइल्ड आप लोगों को माइटोकॉन्ड्रिया की शीथ दिख रही है, जिसको हम क्या बोलते हैं, नीबन कण शीथ। ये माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमारे टेल जो है उसको यूटिलाइज करके एनर्जी पहुंचाती है कहां तक, एग के पास। अगर एक सिंपल टर्म्स में बोलूं मैं, तो ये जो पोर्शंस है मिडल पीस और टेल वाले पोर्शंस जो है बेसिकली स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि वो पहुंच जाए कहां पे, एग के पास। एग के पास जाने के बाद या एग के साथ फ्यूज करने के बाद स्पर्म का सिर्फ इतना पार्ट, ठीक है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी इंक्लूड कर लेते हैं, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और हेड वाला पार्ट ही एंटर करते हैं एग के अंदर। स्पर्म का सिर्फ हेड और प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल वाला पार्ट ही ये एंटर करते हैं किसके अंदर, एग के अंदर। बाकी पोर्शन जो है स्पर्म का एंटर नहीं करता क्योंकि उसका कुछ यूज भी नहीं है। मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया और टेल में तो वैसे भी एक्सियल फिलामेंट है, तो उसका कुछ यूज भी नहीं है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, जो एंटायर एग होता है इट इज कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा का पूरा एंटायर जो स्पर्म है इट इज कवर्ड। और स्पर्म जो होता है ये स्मॉलेस्ट सेल होता है इन मेल्स या मेल ह्यूमन, ठीक है। तो अब फीमेल का नाम मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा है, ठीक है, क्योंकि फीमेल के या ह्यूमन भी अगर लिख दोगे तो भी ठीक है, क्योंकि फीमेल के अंदर तो स्पर्म बनते भी नहीं है। तो स्मॉलेस्ट सेल होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर। अगर एग की बात अब हम आगे करेंगे तो एग जो होता है हमारा इट इज द लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। तो अलग अलग इनके फंक्शंस हैं, अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं। यहाँ पे हमारा पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्म का स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने है, और कुछ यहाँ पे आप लोगों को समझने की जरूरत नहीं है, इतना हम लोगों के लिए काफी है। कुछ 2-4 पॉइंट्स मेरे को आप लोगों को जो ऐड करने हैं वो ये है कि अगर हम चाहे तो स्पर्मेटोजेनेसिस को हम डिफरेंट फेजेस में बांट सकते हैं। एक होता है मल्टीप्लिकेशन फेज, एक होता है हमारा ग्रोथ फेज, ठीक है।
सो मल्टीप्लिकेशन फेज में ये जब स्पर्मेटोगोनिया से हमारा और फर्दर स्पर्मेटोगोनियस बन रहे होते हैं, सो ये मल्टीप्लिकेशन फेज में आ जाता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन फेज। फिर उसके बाद जब हमारा प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, ठीक है, सो ये किस में आ जाता है, ये हमारा बेसिकली या कह सकते हो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से हमारा जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, एक मिनट गलत लिख दिया मैंने, इसको हम करते हैं ग्रोथ में, ठीक है, ये हमारा ग्रोथ फेज में आ जाता है। फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से जब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है तो हमारा मल्टीप्लिकेशन फेज में आ जाता है, मल्टीप्लिकेशन फेज है हमारा ये। एंड फिर उसके बाद जब हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से बनते हैं क्या, स्पर्मेटोजोआस, सो बेसिकली ये आ जाते हैं हमारे किस में, ग्रोथ फेज में, या आप कह सकते हैं मैच्योरेशन फेज में, ग्रोथ नहीं मैच्योरेशन फेज में। और मैच्योरेशन फेज जो होता है इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। सो ग्रोथ फेज एंड मल्टीप्लिकेशन फेज और मैच्योरेशन फेज, एंड मैच्योरेशन फेज जो होता है हमारा इट इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर इसके बाहर आप लोगों से कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। आपको मैंने पूरा स्पर्मेटोजेनेसिस समझा दिया, इसका हार्मोनल रेगुलेशन समझा दिया है, एंड मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म बता दिया, वो भी अच्छे तरीके से कि हेड में क्या क्या है, नेक में क्या है, मिडल पीस में क्या है, टेल में क्या है, हर एक चीज में बता दिया है। कभी कभी हो सकता है आप लोगों से पूछ लिया जाए कि अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होगा टेल के अंदर, तो माइक्रोट्यूब्यूल्स का अरेंजमेंट जो होता है दैट इज 9+2 होता है, ठीक है, बाहर 9 माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं 3-3 के ट्रिपलेट्स में और बीच में 2 होती हैं। जैसे सीलिया और फ्लैजिला में देखने को मिलता है ना अरेंजमेंट, वैसे ही सेम अरेंजमेंट हम लोगों को टेल में देखने को मिलता है। ओके, सो अच्छे से देखो इसको, यहाँ पे लेक्चर हमारा फिनिश है। इसके बाद आप लोगों को मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दूंगा, उसको हम कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, तो उन क्वेश्चंस को एज अ प्रैक्टिस आप लोगों को करना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सॉरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, आराम से 5 से 10 मिनट में हो जाएंगे, उसको अटेम्प्ट करो। कोई दिक्कत कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिख देना। नेक्स्ट सेशन जब मैं लेकर के आऊँगा oogenesis का, तो उसके अंदर उसको हम कवर कर लेंगे, ठीक है। सो oogenesis, और उसके बाद एक और सेशन होगा हमारा फर्टिलाइजेशन वगैरह के ऊपर, और इस चैप्टर को फिर मैं फिनिश कर दूंगा, ठीक है जी। सो बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।